नमस्कार दोस्तों, 19 सितंबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज है। पहली न्यूज, पंजाब चीफ मिनिस्टर रिजाइंस। इसको लेके कल मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको मैंने सैक्रिलेज केस के बारे में बताया है, नवजोत सिंह सिद्धू से लोग क्यों नाराज हैं, अमरिंदर सिंह साहब ने यहाँ पे क्यों रिजाइन किया। इसको लेके हल्की फुल्की बातचीत मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बता देता हूँ फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स। कांग्रेस हाईकमांड मतलब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने यहाँ पे बेसिकली फोर्स किया है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह साहब रिजाइन कर दें, और ये अभी से नहीं, काफी लंबे समय से चल रहा है। पहले भी ये जो पंजाब की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए हैं, इनको दिल्ली बुलाया गया। बाद में अभी रिसेंटली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग होने वाली थी पंजाब के अंदर, तो इस मीटिंग से पहले ही यहाँ पे अमरिंदर सिंह साहब ने कहा मैं रिजाइन कर रहा हूँ। उनको लगा होगा कि कहीं इस मीटिंग के समय पे इनको ना हटा दिया जाए, तो ये खुद इज्जत के साथ रिजाइन कर दे, और इन्होंने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो उससे एक बात एक और याद रखना कि पंजाब की गवर्नर आपकी बनवारी लाल पुरोहित है। फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं ह्यूमिलिएट किया जा चुका हूं 3 बार कांग्रेस की लीडरशिप के द्वारा। इस प्रकार के कुछ इमोशनल स्टेटमेंट भी यहां पे दिए हैं किसने, अमरिंदर सिंह साहब ने। फिर अल्टरनेटिव नाम की तरह पंजाब के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है सुनील झाकर साहब, फॉर्मर पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट सुनील झाकर साहब, इनको फ्रंट रनर समझा जा रहा है। अभी के जो पंजाब के कांग्रेस प्रेसिडेंट है आपके नवजोत सिंह सिद्धू, इसको भी एक ऑप्शन समझा जा रहा था। अब यहां अमरिंदर सिंह के डाउनफॉल के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। तो ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब हैं, कैप्टन साहब, ये नवजोत सिंह सिद्धू को एंटी नेशनल बोल रहे हैं, डेंजरस बोल रहे हैं, अनस्टेबल बोल रहे हैं, इनकॉम्पिटेंट बोल रहे हैं। इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। अभी नवजोत सिंह सिद्धू के रिस्पेक्ट में भी बात करेंगे। अगर इनसाइड स्टोरी देखा जाए तो भाई ओवरऑल जो मेन रीजन है पंजाब में कैप्टन साहब को हटाने का, जो एंटी कैप्टन फैक्शन यहाँ पे इतना स्ट्रांग क्यों है, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जो अपकमिंग इलेक्शन आने वाले हैं फरवरी मार्च 2022 में, कैप्टन साहब की लीडरशिप के अंदर नहीं जीते जा सकते। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और ये जो प्रकाश बादल और जो उनकी फैमिली थी, इन सब की इमेज पंजाब में बहुत खराब है। दोनों ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, बट इनकी इमेज बहुत खराब है। तो ना बादल जीतेंगे पंजाब के अंदर, ना ही ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जीत सकते हैं लीडरशिप के तौर पे। तो किसी एक तीसरे ही चेहरे की यहाँ पे जरूरत है। अब ये तीसरा चेहरा कौन आने वाला है, ये देखने वाली बात है। अभी इसके ऊपर काफी सारी बहस चल रही है। कैप्टन अमरिंदर साहब के सिंह साहब के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे चानी, सरकारिया, बाजवा, रणधावा, अभी ये मिनिस्टर्स भी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी मतलब कि जो रूलिंग कॉलिशन पावर में है, जो मिनिस्टर्स ऑलरेडी पावर में है, उनको नहीं जिताना, उनसे लोग खासा नाराज है, तो इनको हटाओ। नवजोत सिंह सिद्धू के यहां पे क्या चांसेस हैं? देखिए बात यह है, नवजोत सिंह सिद्धू की इमेज इसलिए खराब हो रही है, ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैबिनेट में ही उनके ही जो सपोर्टर एमएलएस थे, उनके अंदर ही कुछ लोग उनके अगेंस्ट थे, तो इनके साथ मिलकर नवजोत सिंह सिद्धू काम कर रहे हैं। तो ऐसा समझा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि कांग्रेस के अंदर रह के ही कांग्रेस की लीडरशिप को कमजोर कर रहे हैं। इस प्रकार की बात निकल के आ रही है। दूसरी बात यह है कि पंजाब में 2 कैटेगरी ऑफ वोटर्स हैं, एक सिख वोटर्स हैं, एक हिंदू वोटर्स हैं। तो जो हिंदू वोटर्स हैं उनको नवजोत सिंह सिद्धू पसंद नहीं है, इस प्रकार की भी कुछ बातें निकल के आ रही है। प्लस नवजोत सिंह सिद्धू की इमेज एक अलग भी रीजन से गलत है। देखिए हुआ ये था, आपको याद है कैप्टन ये कपिल शर्मा से भगाए गए थे नवजोत सिंह सिद्धू साहब, क्यों? पुलवामा अटैक में जब पाकिस्तान का नाम साफ साफ आ गया था, तो उस समय नवजोत सिंह सिद्धू क्या बोल रहे थे, अरे अटैक तो कुछ लोगों ने हुआ है, पूरी कंट्री को क्यों ब्लेम कर रहे हो, पूरे इंडिविजुअल्स को क्यों ब्लेम कर रहे हो, इमरान खान को क्यों ब्लेम कर रहे हो। तो इस प्रकार की बकवास कर रहे थे ये सिद्धू, तो इसलिए इनको कपिल शर्मा शो से भी निकाल दिया गया, चलो निकलो बहुत हो गया तुम्हारा यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान समझा जाते हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स की तारीफ करना, ठीक है ना, ओवरऑल इमरान खान जीते तो वहां पे जाके उनकी रैली में उनको सपोर्ट देना, हर जगह पाकिस्तान के फेवर में बात करना, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए तो भी उन्हीं के फेवर में बात करना। तो ये सब शॉर्ट कमिंग्स बताई जाती हैं सिद्धू के अंदर, और इसी को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो आप आगे आने वाला समय में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी डिसाइड करेंगे कि कौन होगा चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट। ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना रखी है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पे मैंने और डिटेल में एनालिसिस कर रखी है कि ये भाई जो पंजाब की पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये क्यों इतने आग पकड़ रही है, क्या यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, क्या चांसेस यहाँ पे पंजाब के आगे जीतने के। जनरल स्टडीज पेपर 2 स्टेट लेजिस्लेचर में ये न्यूज आपको काम आएगी। मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं किसने किसने हमको ज्वाइन किया है। तो अनीशा सरकार ने हमको ज्वाइन किया है, रत्नेश सिंह ने हमको ज्वाइन किया है, गौतम गोविंदा ने हमको ज्वाइन किया है, एस सौम्या ने हमको ज्वाइन किया है। एस सौम्या का ये 5th मंथ एज अ मेंबर, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक एस सौम्या, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एरिक हुसैन ने हमको ज्वाइन किया है, एरिक हुसैन का 2nd मंथ एज ए मेंबर। पवन
महाकलकार ने हमको ज्वाइन किया सेकंड मंथ एज ए मेंबर, रोशन नायक ने हमको ज्वाइन किया सेकंड मंथ एज ए मेंबर, प्रीति सिंह ने हमको ज्वाइन किया है, प्राची चौधरी ने हमको ज्वाइन किया है, हाईएस्ट वर्च्यू ने हमको ज्वाइन किया है, महेश यादव ने हमको ज्वाइन किया है। इनफैक्ट प्रीति सिंह और रोशन नायक का नाम मैं कल ही ले चुका हूं। देन ललिता कुमारी ने हमको ज्वाइन किया सेकंड मंथ एज ए मेंबर, धर्मेंद्र सिंह ने हमको ज्वाइन किया सेकंड मंथ एज ए मेंबर, मौशीला डे, आस्था ने हमको ज्वाइन किया सेकंड मंथ एज ए मेंबर, सुरेंद्र जागीर एंड अभिषेक कुमार। तो अभिषेक कुमार सेकंड मंथ एज ए मेंबर, सुरेंद्र जागीर, आस्था सेकंड मंथ एज ए मेंबर, मौशीला दे, धर्मेंद्र सिंह सेकंड मंथ एज ए मेंबर, ललिता कुमारी सेकंड मंथ एज ए मेंबर। तो स्पेसिफिकली धर्मेंद्र सिंह, ललिता कुमारी, अभिषेक कुमार, उसके बाद जो भी सेकंड मंथ के लिए आ रहे हैं जैसे कि आपके पवन महाकालकर साहब, उसके साथ एरिक हुसैन। आई थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, आपने रिकरेंटली ज्वाइन किया। एंड स्पेसिफिक थैंक्स टू एस सौम्या, एस सौम्या फिफ्थ मंथ एज ए मेंबर, वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक एस सौम्या, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग रिकरेंटली। जो रिकरेंटली ज्वाइन करते हैं दे आर स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। एंड ऑल्सो all those guys who have joined and all those girls who have joined, thank you so much all friends। जैसे कि अभिषेक कुमार हो गए, सुरेंद्र जागीर हो गए, मौशीला दे हो गए, देन महेश यादव, हाईएस्ट वर्च्यू, प्राची चौधरी, प्रीति सिंह, देन गौतम गोविंदा, रमेश सिंह, रत्नेश सिंह, and finally Anisha Sarkar. I welcome you all guys and girls to my channel as a member. Thank you so much for joining. Thank you so much for your continued support. आपके ही सपोर्ट के चलते इस हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस में थोड़ा बहुत सस्टेनेबिलिटी बनी हुई है। मुझे अपने कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखने हैं आगे आने वाले समय में। मैं नहीं चाहता मैं कभी भी अपने कोर्सेज को पेड करूं। देखिए जो बनाए हैं मैं वो भी नहीं पेड करूं, वो तो पेड मैं ऐसे ही नहीं करूंगा। जो आगे भी बनाऊंगा उनको भी मैं पेड नहीं करना चाहता। दैट इज वाई आई प्रमोट माई मेंबरशिप अ लॉट। तो अगर बीच में लेक्चर में थोड़ा रोक लग जाती है तो उसके लिए सॉरी। चलिए शुरुआत करते हैं लेक्चर्स को। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन जरूर दबा दो दोस्तों। अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं चैलेंज ऑफ सेरोटाइप 2 डेंगू केसेस इन 11 स्टेट्स। अब आप बोलोगे सर डेंगू तो सुना था, अब ये सेरोटाइप 2 डेंगू क्या हो गया? तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको डेंगू के टाइप समझाता हूं। देखिए जो डेंगू वायरस है इट बिलोंग्स टू द वायरस फैमिली ऑफ फ्लेविविरिडे। ओके, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, फ्लेविविरिडे। 4 एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं, सेरो 1, सेरो 2, सेरो 3 एंड सेरो 4। तो 4 सेरोटाइप्स हैं यहाँ पे। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जो ह्यूमन इन्फेक्शंस होते हैं ये मॉस्किटो के काटने से होते हैं डेंगू के, ये आपको पता है। मॉस्किटो कौन सा होता है यहाँ पे? तो मॉस्किटो इज एडिस एजिप्टी। ठीक है भाई, डेंगू फीवर ये कॉज करता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ टाइप के जो सेरोटाइप्स हैं वो बहुत सीवियर कंडीशंस ले आते हैं। डेंगू हेमोरेजिक फीवर हो सकता है, जान जा सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, प्लाज्मा लीकेज हो सकता है। खास बात यहाँ पे ये बताई जा रही है कि जो डेंगू सेरोटाइप 2 वायरस है दिस इज प्रेवलेंट इन साउथ ईस्ट एशिया। और आपको पता है कि हम लोग साउथ ईस्ट एशिया के रीजन के पास ही हैं। इस पर्टिकुलर सेरोटाइप 2 वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है ना, ये इन्फेक्शंस खासकर डेंजरस होते हैं और इसमें जो मॉर्टेलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। अभी साउथ ईस्ट एशिया में टेक्निकली आता है आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, आपका ये इधर थाईलैंड, म्यांमार, इस टाइप की कंट्रीज आती हैं। इंडिया साउथ एशिया में आता है, लेकिन साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया से ज्यादा दूर नहीं है। तो उसके चलते अब हमारे 11 स्टेट्स में सेरोटाइप 2 डेंगू के केसेस पाए गए हैं और सेरोटाइप 2 डेंगू के केसेस डेंजरस हैं। यहाँ पे मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है। कौन कौन से स्टेट से पाए गए? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो जो हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण साहब, इन्होंने बोला है कि जो सेरोटाइप 2 डेंगू है 11 स्टेट्स में, इसके केसेस भी ज्यादा बढ़ते हैं और इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा हैं। इसलिए यहाँ पे स्टेट्स को एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन इशू की गई है कि आप केसेस को जल्दी डिटेक्ट करो, अर्ली डिटेक्शन करो, फीवर हेल्पलाइंस को ऑपरेशनलाइज करो, टेस्टिंग किट्स को एडिक्वेटली स्टॉक करो, लार्विसाइड्स और मेडिसिन को डिप्लॉय करो, रैपिड रिस्पॉन्स टीम को डिप्लॉय करो, नेसेसरी पब्लिक हेल्थ एक्शन जैसे कि फीवर सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वेक्टर कंट्रोल, ब्लड बैंक्स को अलर्ट करना, ये सब चीजें इमीडिएट बेसिस पे करी जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। स्टेट्स को यह भी रिक्वेस्ट किया गया है टू अंडरटेक इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन्स रिगार्डिंग हेल्पलाइंस, मेथड ऑफ वेक्टर कंट्रोल, सोर्स रिडक्शन एट होम एंड सिम्टम्स ऑफ डेंगू। जनरल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ इश्यूज में न्यूज आपको काम आएगी। तो भाई सेरोटाइप 2 डेंगू फीवर इंडिया में फैल रहा है, दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर इंडिया। लेट्स सी कि हम लोग इसके साथ कैसे टैकल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सब्स्टिट्यूट फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक्स। देखिए अभी रिसेंटली सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB की एक रिपोर्ट निकल के आई है
दिस रिपोर्ट इज ऑफ 2018-2019। इस रिपोर्ट ने यह बोला है कि हर साल 3.3 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को इंडियंस द्वारा जनरेट किया जाता है। इस पर्टिकुलर न्यूज को बात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर। ठीक है भाई, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगर सीपीसीबी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है तो कौन से एक्ट के अंदर इस सीपीसीबी को बनाया गया है और कौन से साल में बनाया गया है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कौन से साल में बनाया गया और किस एक्ट के अंदर बनाया गया, अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर काम करता है ये तो देखिए कोई फट्टा भी मार सकता है। ओके, तो अब यहां पे हम आ जाते हैं न्यूज पे। सिंगल यूज प्लास्टिक्स के रिस्पेक्ट में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बोलना है कि भाई इंडियंस प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं 3.3 मिलियन मेट्रिक टन्स का। और सबसे खास बात यह है, बैड न्यूज ये है कि भाई इस प्रॉब्लम का अंडर एस्टिमेशन है इंडिया के अंदर। हम अभी भी पूरी तरीके से एसेस नहीं कर पाए कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स का पॉल्यूशन कितना है। अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स अभी के लिए जो निकल के आ रहे हैं बहुत अलार्मिंग है। जितना भी प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे यहाँ पे बनाया जाता है किसी भी काम के लिए, पैकेजिंग वगैरह के लिए, जिस चीज के लिए बनाया जाता है, 79% एनवायरमेंट में पहुंच जाता है। एंड दिस इज वेरी डेंजरस। केवल 9% प्लास्टिक वेस्ट को यहाँ पे रिसाइकिल किया जा रहा है, जबकि ज्यादा रिसाइकिल होना चाहिए। अगर प्लास्टिक वेस्ट एक्युमुलेट होने लगेगा एनवायरमेंट के अंदर, दिस इज बेसिकली डेट्रीमेंटल फॉर द एनवायरमेंट। और अगर ये वेस्ट समुद्र तक पहुंच गया तब ये एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को भी बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इन्होंने एक तरीका बनाया है जिससे कि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि एनवायरमेंट में इतना बवाल मचा रहा है, इसका सब्स्टिट्यूट बनाया जा सकता है, ताकि जो प्लास्टिक वेस्ट हमारे एनवायरमेंट में एक्युमुलेट हो रहा है इससे हम लोग थोड़ा लड़ सकें। इस प्लास्टिक शीट को, मतलब ये जो अल्टरनेटिव है सिंगल यूज प्लास्टिक का, तो सिंगल यूज प्लास्टिक के अल्टरनेटिव को बनाया गया है थ्रू पॉलीमर्स यूजिंग नॉन एडिबल ऑयल, सेल्यूलोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल स्टबल। तो सेल्यूलोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल स्टबल, नॉन एडिबल ऑयल से पॉलीमर्स बनाए गए। इन पॉलीमर्स को शीट्स में कन्वर्ट किया गया और इन शीट्स में इतनी काबिलियत होती है कि इनको बैग्स, कटलरी और कंटेनर्स में बदला जा सकता है। ये जो मटेरियल बनाया जाता है इट इज बायोडिग्रेडेबल, लीक प्रूफ एंड नॉन टॉक्सिक। ठीक है, इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। नॉन एडिबल कैस्टर ऑयल वाज यूज्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पॉलीमर which involves allowing them to react with cellulose and diisocyanate compound. All precursors are mixed in toluene solvent and heated at 80 degrees for 8 hours। देखिए अब इतना घुसने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के आपको समझना यह है कि अल्टरनेटिव बनाया गया है नॉन एडिबल ऑयल से, सेल्यूलोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल स्टबल से पॉलीमर्स बनाए गए हैं। उस पॉलीमर्स को शीट्स में कन्वर्ट किया गया थ्रू सब्सिक्वेंट केमिकल प्रोसेसेस और फिर उन शीट्स से आप बैग बना लिए आपने और बाकी कटलरी, कंटेनर टाइप की चीजें आपने बना ली। ये जो नया पॉलीमर बना है, ऐसा बोला जा रहा है कि प्रिलिमिनरी टेस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि इस मटेरियल को फूड पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आजकल फूड पैकेजिंग के लिए आप देखिए जो भी आपके पास जोमेटो, स्विगी वगैरह से खाना आता है, कटलरी आती है, ज्यादातर प्लास्टिक्स की होती है। तो अगर इसी पॉलीमर से हम उस कटलरी को भी बना लें, उस फूड पैकेजिंग आर्टिकल्स को भी बना लें, तभी चीजें हमारे लिए फेवर में जाएंगी। कम से कम हमारा प्लास्टिक का यूजेज तो यहाँ पे कम होगा। तो ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो एनवायरमेंट के फील्ड में आप इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कोट कर लो, मतलब इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हो सीपीसीबी के, जो कि बता रहा है कि 2018-19 में 3.3 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ इंडियंस के द्वारा, 79% एनवायरमेंट में गया, केवल 9% रिसाइकिल हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक्स का अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट ढूंढा है डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। ठीक है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर ही डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग काम करता है, इसी ने ये सब्स्टिट्यूट ढूंढा है। सब्स्टिट्यूट को नॉन एडिबल ऑयल और सेल्यूलोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल स्टबल से बनाया गया है। तो ये सब बातें एक दो लाइन में अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, इनफ है इतना। जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन और अचीवमेंट इन टेक्नोलॉजी में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट सी लगा मुझे पढ़ के, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजंस एक्ट। अभी हुआ ये कि जोहू कोलीवाड़ा में एक आदमी और उसकी वाइफ और उसकी फैमिली ने मिलकर एक फ्लैट के ऊपर कब्जा कर लिया। फ्लैट उनके माँ बाप का था और माँ बाप को फ्लैट से बाहर निकाल दिया। तो माँ बाप पहले ट्राइब्यूनल में गए होंगे, ट्राइब्यूनल ने माँ बाप के फेवर में डिसीजन दिया। तो इस कपल ने, ये जो मैन है और उसकी वाइफ है, इसने जाके बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी। फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन आया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला इस मैन को कि 10 दिन के अंदर फ्लैट खाली करो। सोचिए, माँ बाप 90 साल के हैं, 89 ईयर्स के हैं, इनको जबरदस्ती घर से निकाल के इस घर के अंदर घुस गए और अब माँ बाप अपने ही घर के लिए यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग्स लड़ रहे हैं। और हम एज एन इंडियंस अपने कल्चर की बात करते हैं कि हम दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चर में आते हैं।
सोचिए 90 साल का बूढ़ा आदमी और 89 साल की बूढ़ी औरत, ये दोनों अपनी जिंदगी के आखिरी साल सुखी से रहने की बजाय केस लड़ रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स लड़ रहे हैं जाके अपना ही घर अपने पोजीशन में लेने के लिए। तो ऐसे भी बच्चे हो जाते हैं आजकल की दुनिया में, पर चलो ठीक है। तो जस्टिस गिरीश कुलकर्णी ने यहाँ पे ऑर्डर पास करते हुए बोला है कि इस मैन का कोई क्लेम नहीं है फ्लैट के ऊपर, क्लेम पूरे की पूरी तरीके से इनके पेरेंट्स का है, तुम तुरंत फ्लैट खाली करो। ये बात यहाँ पे बोली गई है। ओवरऑल यहाँ पे प्रोविजंस किसके कोट की गए, तो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सिटीजंस एक्ट 2007। अब ये एक्ट यहाँ पे जरूरी हो जाता है, एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से एक्ट जरूरी हो जाता है। ये जो एक्ट है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007, ये एडल्ट चिल्ड्रन और उनके हेयर्स को ऑब्लाइज करता है कि भाई अपने माँ बाप को एक मंथली अलाउंस दिया जाए जिससे कि इनके माँ बाप एक अच्छी और डिग्निफाइड जिंदगी जी सकें। ठीक है। फिर इनएक्सपेंसिव एंड स्पीडी प्रोसीजर टू क्लेम मंथली मेंटेनेंस फॉर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस। तो पेरेंट्स और सीनियर सिटीजंस इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बच्चों से एक मंथली मेंटेनेंस मांग सकते हैं। और यहाँ पे पेरेंट्स केवल बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं, एडॉप्टिव और स्टेप पेरेंट्स भी यहाँ पे ये मेंटेनेंस मांग सकते हैं। प्लस इस एक्ट के अंदर देयर आर आल्सो प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्संस। मतलब अगर एल्डरलर की कोई प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को बच्चों ने कब्जा लिया तो बच्चों से वापस ले ली जाए। कई बार तो ऐसे भी इवेंट सुनने में आते हैं कि बच्चों ने प्रॉपर्टी बेच दी और माँ को बोला चलो तुम्हें विदेश लेके चलते हैं, उसको एयरपोर्ट पे छोड़ दिया और खुद फ्लाइट में बैठ के चले गए। तो इस लेवल की चीजें भी हमारे बड़े सो कॉल्ड रिच कल्चर में होती हैं इंडिया के। तो ये मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007 ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सेक्शन 19 क्या बोलता है इस मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट का, द स्टेट गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश एंड मेंटेन such number of old age homes at accessible places as it may deem necessary in a phased manner, beginning with at least one in each districts। तो कम से कम सेक्शन 19 के अंदर अगर ये बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे हैं तो कम से कम राज्य की सरकारें कुछ ओल्ड एज होम्स खोल सकती हैं जहां पे इन ओल्ड एज होम्स में ये जो सीनियर सिटीजन है वो जाके रह सकते हैं, ओवरऑल अपना ध्यान रख सकते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स के बारे में भी इस पर्टिकुलर एक्ट में दिया हुआ है। साथ साथ इन एल्डरलीज की प्रॉपर्टी का किस हद तक क्लेम बच्चों के पास होगा और किस हद तक क्लेम इन माँ बाप के पास होगा, इसके बारे में भी इस पर्टिकुलर एक्ट में चीजें दे रखी हैं। जीएस पेपर 2 वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स में ये न्यूज आपको काम आएगी। और आज की फाइनल न्यूज, फ्रांस रिकॉल्स एनवॉय टू ऑस्ट्रेलिया यूएस। देखिए इसके रिस्पेक्ट में मैंने कल एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, आप इस वीडियो को जरूर देख लो। वाई फ्रांस इज सो एंग्री, हाउ हैज यूएस बैकस्टेप्ड फ्रांस। कल वॉशिंगटन पोस्ट में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल छपा था और उस आर्टिकल में 3-4 वजहें बता रखी थी कि फ्रांस आखिर में इतना नाराज हो क्यों रहा है। देखिए इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में डील होती रहती है, डील टूटती रहती है। तो अगर एक डील टूट गई है तो यहाँ पे इतना ज्यादा फ्रांस के नाराज होने की क्या वजह है, फ्रांस यहाँ पे प्रैक्टिकली क्यों नहीं एक्ट कर रहा है। तो इसकी कुछ वजह है कि भाई यहाँ पे डील सीक्रेट तरीके से हुई, यूएस ने यहाँ पे सच में फ्रांस को बैकस्टैप हुआ है, इकोनॉमिक नुकसान हुआ है यहाँ पे फ्रांस को। ऐसे बहुत से वजहों को मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है। इस पर्टिकुलर इवेंट के चलते यूएस की जो इमेज है वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे नीचे गिरी है, यूरोपियन यूनियन अब अपनी आर्मी क्यों डिमांड कर रहा है, इन सब चीजों के लिए ये वीडियो देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ साथ अगर आप जानना चाहते हो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और एक कन्वेंशनल सबमरीन में क्या फर्क होता है, बैलिस्टिक और कन्वेंशनल मिसाइल्स में क्या फर्क होता है, कौन सी कंट्रीज के पास इस समय पे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ये एसएसबीएन सबमरीन क्या होती है, बैलिस्टिक सबमरीन क्या होती है, क्रूज मिसाइल सबमरीन क्या होती है, ये सब चीजों के बारे में भी मैंने आपको वीडियो बना के दे रखी है। ये पर्टिकुलर वीडियो है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब हल्का फुल्का मैं न्यूज आपको बता देता हूं। ऑकस नाम का जो ये अलायंस है जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बीच में हुआ है, इस पर्टिकुलर अलायंस से फ्रांस को प्रॉब्लम नहीं होती अगर फ्रांस की सबमरीन डील ना तोड़ी जाती। लेकिन यहां पे फ्रांस की सबमरीन डील तोड़ दी गई है। जो 12 डीजल पावर्ड सबमरीन खरीदनी थी ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस से, वो डील यहां पे अब टूट चुकी है। ओवरऑल यहां पे फ्रांस ने अपने एम्बेसडर्स को भी वापस बुला लिया है और जो फ्रेंच डिप्लोमेट्स थे वॉशिंगटन में जो कि सेलिब्रेट करने वाले थे रेवोल्यूशनरी वॉर को, जो कि 1775 से 1783 में हुआ था, अमेरिका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उस सेलिब्रेशन को भी यहां पे कैंसिल कर दिया गया। कुल मिला के बहुत हद तक ये जो फ्रांस का तबका है, ये जो फ्रांस के लीडर्स हैं, ये बाकी कंट्रीज से नाराज हैं। इसके एग्जैक्ट इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में क्या होंगे ये तो देखिए आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। किस हद तक अब फ्रांस, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया
एक दूसरे के साथ दोस्त बन के इंगेज करके चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे, ये भी आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया विल बिकम द 7th नेशन इन द वर्ल्ड टू ऑपरेट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। हालांकि ये सबमरीन्स जॉइंट लेवल पे ऑस्ट्रेलिया बना रहा है यूएस के साथ, इंडिया ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्ड इंडिजीनियस सबमरीन्स को बनाने की टेक्नोलॉजी इजाद कर चुका है और हम लोग अपनी सबमरीन्स धीरे धीरे करके बना रहे हैं। दुनिया में किसके किसके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है? यूएस के पास 68 है, रशिया के पास 29 है, चाइना के पास 12, यूके के पास 11, फ्रांस के पास 8, इंडिया के पास 1। इंडिया वाली का नाम है आईएनएस अरिहंत। एक और इंडिया की सबमरीन बन रही है जिसका नाम है आईएनएस अरिघाट। गॉट इट। एक और चीज है, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स लिखा हुआ है और अदर न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स लिखा हुआ है। अगर इसके बीच का फर्क जानना है तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखी जाके, इस वीडियो को, यहाँ पे मैंने दोनों डिफरेंसेस बता रखे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पे न्यूज आपको काम आएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं और हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।